मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करके। ओके, तो उसमें प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस किया है, देन फ्लूइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, देन एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में, देन सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बारे में। ये सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हमने प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उनको देखिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये 5th पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी कॉन्सेप्ट सिंपल है। ओके, तो ये पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। ये है 5th पार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। 5th पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे देखेंगे। देखो, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन द सॉलिड सरफेस, ऑन द सॉलिड सरफेस। देखो, प्रीवियस पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था, एक ग्लास लिया था, ग्लास के अंदर समझो एक वाटर है, तो इस वाटर का मिनिस्कस कैसे रहता है, मतलब शेप कैसे रहता है, ये ऐसे रहेगा, वरना समझो एक क्या है, एक बीकर है, उसके अंदर मर्क्यूरी है समझो, तो मर्क्यूरी का शेप कैसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। मर्क्यूरी का शेप, ये मर्क्यूरी है समझो, इनसाइड दैट बीकर में मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी का शेप ऐसे रहेगा और वाटर का शेप ऐसे रहेगा। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया है प्रीवियस पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है। ये किसके वजह से होता है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के वजह से होता है और सरफेस टेंशन एक्ट होता है। ओके, एडिजिव फोर्स रहते थे, कोहेजिव फोर्स रहते थे और रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ एडिजिव एंड कोहेजिव फोर्स का रिजल्टेंट किधर लगता है उसके ऊपर डिपेंड रहता था, ये मिनिस्कस का शेप डिपेंड रहता था। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट, लेकिन शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप एक ड्रॉप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका शेप कैसे होता है ऑन ए सॉलिड सरफेस के ऊपर। अगर एक सरफेस के ऊपर एक ड्रॉप गिर गया, एक सरफेस के ऊपर एक वाटर ड्रॉप गिर गया, तो उसका शेप कैसा होगा। एक मर्क्यूरी का ड्रॉप गिर गया तो उसका शेप कैसे होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। देखो, इधर सम पार्ट्स हैं, इधर देखो, ये है सॉलिड समझो। ओके, ये है सॉलिड। ओके, तो ये है सॉलिड, उसके ऊपर एक ड्रॉप गिरा है समझो, ये है ड्रॉप। ओके, तो ये लिक्विड है, कौन सा भी लिक्विड समझो, वाटर समझो, स्पेशली वाटर रहेगा। वाटर ऐसे गिरा तो आपको मालूम होगा सरफेस के ऊपर वाटर गिरता है तो ये ऐसे थोड़ा ये बनाता है, ये ऐसे बनाता है। ओके, तो ये वाटर है समझो, लिक्विड। इधर ये हमने क्या ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट और लिक्विड के बीच का एक एंगल ड्रॉ जनरेट होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ओके, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, एक्यूट एंगल है। आपको मालूम है एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है। अगर एक्यूट एंगल जनरेट होता है उसमें कौन सा एडेजिव फोर्स ज्यादा होता है, क्या कोहेजिव फोर्स ज्यादा होता है, इसमें एडेजिव फोर्स ज्यादा होता है। ओके, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, एडेजिव फोर्स ज्यादा होता है कंपेयर टू कोहेजिव फोर्स। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एडेजिव फोर्स ज्यादा होता है कंपेयर टू कोहेजिव फोर्स, इसके वजह से ये ऐसे जनरेट होता है, ये ऐसे फैलता है। ओके, ये सॉलिड मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का कोहेजिव फोर्स एडेजिव फोर्स ज्यादा होता है, इसके वजह से थोड़ा फैलता है। नेक्स्ट और एक कंडीशन आएगा, उधर कोहेजिव फोर्स इज ग्रेटर देन द एडेजिव फोर्स रहता है। ओके, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। इधर आपको रिमेंबर करना है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है, वरना एक्यूट एंगल है, इन दैट कंडीशन एडेजिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेजिव फोर्स। एडेजिव फोर्स मतलब क्या था, हमने डिस्कस किया था, एडेजिव फोर्स मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल, उन दोनों के बीच का फोर्स। ओके, और कोहेजिव फोर्स मतलब सेम मॉलिक्यूल समझे, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल। ओके, तो इधर हम 3 टेंशंस एक्ट होंगे, 3 सरफेस टेंशंस एक्ट होंगे, वो कौन से देखेंगे। let theta be the angle of contact for the given solid liquid pair। ये solid liquid pair है, ये एक solid है समझो, कौन सा भी solid है, उसके ऊपर एक liquid है, तो उनके solid liquid pair का एंगल कितना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है। ओके, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है।
T1 इधर 3 सरफेस टेंशन एक्ट करते हैं। सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट करता है बिकॉज ऑफ द 2 सरफेस के वजह से। समझो ये लिक्विड है, इसके अंदर ओके ये लिक्विड है, ये इधर सरफेस टेंशन नहीं एक्ट करेगा, इस लेयर के ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट नहीं करता। ऑलवेज सरफेस टेंशन एक्ट करता है 2 लेयर को, वरना 2 सरफेसेस को, वरना 2 मीडियम को जब लेयर 2 मीडियम को जब लेयर क्या करता है, सेपरेट करता है, उसी लेयर के ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट करता है। देखो ये लेयर क्या कर रहा है, इस साइड वाटर है और इस साइड क्या है, एयर है, इस साइड क्या है, एयर है। तो ये लेयर क्या कर रहा है, एयर को और वाटर को सेपरेट कर रहा है। एट दैट कंडीशन उसी लेयर के ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट करता है। ओके ये माइंड में आपको रखना है। ओके 2 मीडियम को सेपरेट जब करता है एक लेयर, उसी लेयर के ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट करता है। ओके तो T1 देखो कंसीडर करेंगे, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट द लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस। लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस, देखो ये लिक्विड के वजह से इसमें 3 पैरामीटर्स है। एक तो एयर है, एयर मतलब क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ओके ये लिक्विड है, ये लिक्विड मतलब वाटर कंसीडर करो, और ये सॉलिड है। तीनों पैरामीटर्स है, एयर दैट इज गैस भी है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। और प्लीज अंडरस्टैंड करो लिक्विड और सॉलिड इंटरफेस, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, इन दोनों के बीच का एक इंटरफेस जनरेट होगा। ये इंटरफेस मतलब एक लेयर जनरेट होगा। तो उस लेयर के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज द सरफेस टेंशन लगेगा, उसको हम ये सरफेस टेंशन इस साइड लगेगा। आपको रिमेंबर करना है लिक्विड और सॉलिड इन दोनों के बीच में जो सरफेस टेंशन लगेगा वो लगेगा T1 इन दिस डायरेक्शन, T1 इन दिस डायरेक्शन। ओके तो इसको मैं इरेज करता हूं ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो T1 आपको अंडरस्टैंड हो गया, T1 इज नथिंग बट लिक्विड और सॉलिड इन दोनों के बीच का इंटरफेस के वजह से जो सरफेस टेंशन लगता है वो रहेगा T1, इस साइड लगेगा। ओके ये है T1। बाद में T2 देखो, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट द एयर एंड सॉलिड इंटरफेस। एयर एंड सॉलिड इंटरफेस, एयर इधर है, सॉलिड इधर है, इन दोनों के बीच में जो सरफेस टेंशन लगेगा वो लगेगा इधर, दैट इज T2। देखिए ये एयर है, ये सॉलिड है, तो इसके वजह से जो सरफेस टेंशन लगेगा ये इधर लगेगा, दैट इज नथिंग बट T2। ये आपको रिमेंबर करना है, इसके लिए कॉन्सेप्ट पीछे बहुत ज्यादा है। ओके तो आपको अभी रिमेंबर करना है ये T2 है, ये T1 है। ये T1 किसके वजह से, लिक्विड और सॉलिड के वजह से, और ये T2 किसके वजह से, ये एयर और सॉलिड के वजह से। और एक बचेगा T3, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट द एयर एंड लिक्विड इंटरफेस। एयर एंड लिक्विड, देखो ये लिक्विड है और ये एयर है, इसके वजह से भी एक देखो इधर लेयर जनरेट हुआ है, तो उस लेयर के वजह से T3 टेंशन इधर लग रहा है, दैट इज नथिंग बट सरफेस टेंशन इस साइड लग रहा है। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। और ओके तो यही कॉन्सेप्ट लेके हम क्या करेंगे, एक स्मॉल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, एक स्मॉल डेरिवेशन करेंगे ताकि आपको सभी क्लियर हो सके। ओके ये हो गया किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए हो गया। अगर एक समझो ऑब्ट्यूस एंगल का है, ऑब्ट्यूस एंगल का कॉन्सेप्ट है, देखो ऑब्ट्यूस एंगल का कॉन्सेप्ट, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब सिंपल एग्जांपल सॉलिड कौन सा भी और मर्क्यूरी, ये क्या होते हैं, सिंपल एग्जांपल ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आपको देना है सॉलिड और मर्क्यूरी, एक्यूट एंगल के लिए देना है सॉलिड और वाटर। ओके तो वाटर क्या होता है, स्प्रेड होता है, ऐसे स्प्रेड होता है। समझो ये सॉलिड है, ये इसके ऊपर अगर वाटर गिर गया तो ये वाटर क्या होगा, थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर मर्क्यूरी गिर गई तो मर्क्यूरी क्या हो जाएगी, ऐसे ज्यादा स्प्रेड नहीं होगी, वो राउंड शेप में रहेगी, ऐसे राउंड शेप में ऐसे रहेगी। ओके तो ये किसके वजह से होता है, देखो उन दोनों के बीच का एंगल जनरेट होता है, वो एंगल रहता है मर्क्यूरी और सॉलिड के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट रहता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट, ऑब्ट्यूस। ओके ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट रहता है, और इसमें एडेजिव फोर्स क्या रहते हैं, कम रहते हैं। एडेजिव फोर्स इज लेस देन कोएजिव फोर्स रहते हैं, कोएजिव फोर्स ये आपको रिमेंबर करना है। इसमें क्या रहता था, एडेजिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोएजिव फोर्स रहता था, लेकिन इसमें क्या होता है, एडेजिव फोर्स इज लेस देन द कोएजिव फोर्स रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। और इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस रहेगा, विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा।
ओके और इधर भी सेम लगेंगे, इधर देखो ये T1 लगेगा, ये T1 इस साइड लगेगा बिकॉज ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस के वजह से जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो T1 इस साइड लगेगा, ये T2 इस साइड लगेगा। ये किसके वजह से है? एयर और सॉलिड के वजह से, दैट इज गैस और सॉलिड के वजह से, वरना एयर और सॉलिड के वजह से। और एक इंटरफेस दैट इज द एयर, दैट इज लिक्विड एंड एयर, इसके वजह से एक ये लगेगा, दैट इज द सरफेस टेंशन लगेगा, वो T3 लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो इसको मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके तो इधर हमने क्या कर दिया अभी, इधर देखो इस T3 को आपने स्प्लिट किया, रिजॉल्व किया। ओके इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस टेंशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज सम डायरेक्शन। ओके तो इसके वजह से इस इधर एंगल बनाया है, कितना है? थीटा एंगल बनाया है। तो इस साइड कौन सा होगा इसका पैरामीटर? T3 cos थीटा होगा, और इस साइड कौन सा होगा? T3 sin थीटा होगा, T3 sin थीटा। इसको हमने क्या किया? रिजॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट, इसके ये सरफेस टेंशन किधर है? ये हॉरिजॉन्टल है, ये सभी क्या है? हॉरिजॉन्टल है। इसके वजह से इसका कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? T3 cos थीटा हो जाएगा। ओके थीटा किधर है? इधर है, इसके वजह से T3 cos थीटा आया है इधर। ओके तो अभी अगर इस साइड ये मॉलिक्यूल, वरना ये ड्रॉप और वरना ये लिक्विड स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो इस साइड फोर्स कितने लग रहे हैं उतने ही इस साइड भी फोर्स लगेंगे। ओके तो दैट इज नथिंग बट, देखो T1 प्लस T3 cos थीटा, इस साइड फोर्स लग रहे हैं कौन से? ये T3 cos थीटा एक लग रहा है और T1 एक लग रहा है, तो T1 प्लस T3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। तो T3 cos थीटा इज इक्वल टू, ये T1 इस साइड लेके आओ तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। ये लिक्विड फैलेगा, लिक्विड अगर इसके ऊपर गिर गया तो ये फैलेगा क्या? ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट रहेगा मर्क्यूरी जैसे। ओके तो थोड़ा फैलेगा, इसके ऊपर ये डिपेंड रहता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके तो ये cos थीटा के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो वन बाय वन। इधर फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे, देखो इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1 मतलब ये T2 ज्यादा है ग्रेटर देन T1 के। ओके तो इधर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं आपको रिमेंबर करने के लिए। सो मैंने इधर फॉर्मूला लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 करके। अगर ये T2 इज ग्रेटर देन T1 है, T2 इज ग्रेटर देन T1 मतलब T2 क्या है? सॉलिड और एयर के बीच में जो सरफेस टेंशन रहता है, सॉलिड और एयर के बीच में जो सरफेस टेंशन रहता है, अगर वो ज्यादा है कंपेयर टू T1, T1 क्या है? लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो सरफेस टेंशन रहता है उससे ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये टर्म क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। अगर T2 ज्यादा है कंपेयर टू T1 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके समझो ये T2 5 है और ये T1 2 है, तो ये 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ऑलवेज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो T2 माइनस T1 इज लेस देन T3। और सेकेंड कंडीशन T2 माइनस T1 इज लेस देन T3 करके, लेस देन T3 करके। तो लेस देन T3 मतलब ये क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0 आएगा और लेस देन 1 आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये टर्म आएगा अगर T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3 आ रहा है, T3 आ रहा है मतलब समझो ये T2 माइनस T1 इज 2 आ रहा है और T3 3 है, तो ये कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज नथिंग बट 0 और 1 के बीच में वैल्यू आ रहा है। cos थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग हो रहा है? अगर T2 माइनस T1, अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन T2 माइनस T1 इज लेस देन T3। अगर ये ग्रेटर देन होता तो 1 से वैल्यू ज्यादा होता था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके तो वैल्यू किधर आ रहा है? इस दोनों कंडीशन से T2 इज ग्रेटर देन T1, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन T2 माइनस T1 इज लेस देन T3, देन cos थीटा इज पॉजिटिव। cos थीटा पॉजिटिव रहता है और 0 और 1 के बीच में रहता है। ओके एंड थीटा इज एक्यूट एंगल। क्यों थीटा इज एक्यूट एंगल रहेगा? देखो cos थीटा cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, ये सभी का पैरामीटर 0 से 1 तक है।
cos 0 कितना है 1 है और cos 90 कितना है 0, इन दोनों के बीच में। ओके तो ये सभी क्या है एक्यूट एंगल्स हैं, ये सभी क्या है एक्यूट एंगल्स है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, दैट इज T2 इज ग्रेटर देन T1 होना चाहिए और T2 माइनस T1 इज लेस देन T3 होना चाहिए। एट दैट कंडीशन में cos थीटा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है और एंगल ऑफ कांटेक्ट दैट इज थीटा इज नथिंग बट एक्यूट एंगल रहता है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन देखो, इफ T2 इज लेस देन T1, T2 इज लेस देन T1, प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर ये T2 लेस देन T1 है, T2 अगर लेस देन T1 है, इसका मीनिंग क्या है T2 माइनस T1, T2 अगर कम है और T1 ज्यादा है, T1 कितना है समझो 5 है और T2 कितना है, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया 2 समझो, तो T2 कितना है 2 माइनस 5, तो ये आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। तो देखो उन्होंने बताया T2 इज लेस देन T1 एंड T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3, T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3। अगर ये ग्रेटर देन T3 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो देन cos थीटा इज नेगेटिव, cos थीटा क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि T2 इज ग्रेटर देन T1 है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, सभी कॉन्सेप्ट देखो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएंगे, ये पॉइंट्स आपको आएंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूं। ओके इफ T2 इज लेस देन T1, T2 अगर T1 से लेस है, समझो ये T2 कितना है 2 है और T1 है 5, तो इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, देखो cos थीटा नेगेटिव आएगा। ओके एंड सेकेंड कंडीशन T2 इज लेस T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन, ये अगर ये वैल्यू अगर इससे ज्यादा होता है तो इसका cos थीटा का वैल्यू क्या होता है ग्रेटर देन 1 होगा ना, ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। ओके तो T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3 है, देन cos थीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, और थीटा क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल समझो, ऑब्ट्यूस एंगल ऑलवेज आता है 0 और -1 के बीच में, -1 के बीच में। ओके -1 के बीच में। तो अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल आपको रिमेंबर करना है, 2 कंडीशंस रिमेंबर करने हैं, ये कंडीशंस आपको रिमेंबर करना है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट को मतलब प्रैक्टिकली थिंक करो। ओके तो तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थर्ड कंडीशन देखो, इफ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T3 हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, अगर वो दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड थीटा कितना होगा, अगर cos थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, सॉरी 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, नियरली इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, अगर ये cos थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, इसका मीनिंग क्या है वाटर क्या हो जाएगा स्प्रेड हो जाएगा, नियरली क्या हो जाएगा स्प्रेड हो जाएगा। अगर थीटा एक्यूट एंगल आता है, अगर थीटा एक्यूट एंगल आता है तो वाटर स्प्रेड नहीं होगा, थोड़ा ऐसे ऐसे कर्व में आएगा, ऐसे कर्व में आएगा। ओके नेक्स्ट, अगर थीटा एब्ट्यूस एंगल है, एब्ट्यूस एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये ऐसे मर्क्यूरी के लेवल में रहेगा, मर्क्यूरी के लेवल में, मर्क्यूरी के लेवल में मतलब वेट नहीं करेगा, इस सरफेस को वेट नहीं करेगा, वो ज्यादा वो ऐसे सरफेस के ऊपर रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा एयर में रहेगा वो। ओके तो उसको हम एब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। फोर्थ कंडीशन, इफ थीटा T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3, T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3 और T2 इज ग्रेटर देन T1 प्लस T3, cos थीटा इज ग्रेटर देन 1 विच इज इम्पॉसिबल। ओके तो एक्चुअली cos थीटा का वैल्यू रहता है 0 और कौन सा भी टर्म ले लो, cos थीटा का वैल्यू रहता है 0 और 1 के बीच में, 1 से अगर ज्यादा जाता है वैल्यू। ओके तो इधर देखो उन्होंने बताया T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3, तो T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3। अगर समझो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5 है समझो और T3 कितना है 2 है समझो, तो इधर क्या आएगा 5/2 आएगा, 5/2 T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3, तो ये क्या आ जाएगा 1 से ज्यादा आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग मतलब 1 से ज्यादा आएगा। अगर ये 1 से ज्यादा आता है इसका मीनिंग क्या है 1 से ज्यादा, cos थीटा ऑलवेज लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में रहता है, 0 और 1 के बीच में, वरना 0 और -1 के बीच में रहता है। cos थीटा ऑलवेज रहता है लेस देन 1 रहता है और ग्रेटर देन -1,
ओके, ग्रेटर देन -1 और 1 के बीच में ऑलवेज ये cos थीटा रहता है, 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, cos थीटा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, तो इट इज इम्पॉसिबल, उन्होंने बताया विच इज इम्पॉसिबल दिए कंडीशन। आई होप यू अंडरस्टूड, ये था कंडीशन कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस पार्ट। ओके ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये जनरल कॉन्सेप्ट रिमेंबर करो, अगर कितना पतला लिक्विड रहता है, समझो पतला लिक्विड मतलब वाटर, उतना एंगल ऑफ कांटेक्ट दैट इज थीटा क्या रहेगा, कम रहेगा। ये नॉर्मली आपको रिमेंबर करने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। ओके, कितना पतला रहता है वाटर लिक्विड रहता है, कितना पतला लिक्विड रहता है उतना एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है, कम रहता है। ओके, जितना जाड़ा बोलते हैं उसको घट बोलते हैं। ओके, तो वो अगर रहते हैं मर्क्यूरी, समझो सिंपल एग्जांपल मर्क्यूरी। ओके, तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, तो पतला कम रहेगा और ज्यादा जो रहते हैं, पतला मतलब मालूम हो रहा है। ओके, तो समझो सिंपल एग्जांपल वाटर और मर्क्यूरी में, वाटर ये पतला है, मर्क्यूरी थोड़ा गाढ़ा है। गाढ़ा मतलब जाड़ा भी बोल सकते हो आप, वरना घट भी बोल सकते हो। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए सभी टर्म्स बता रहा हूं। ओके, आपको रिमेंबर होना चाहिए उतना ही, मेरा कॉन्सेप्ट वही है। ओके, तो देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर क्या होता है, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अगर वो फैक्टर इंक्रीज हो गया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज वरना डिक्रीज होगा। ओके, तो वो फैक्टर्स कौन से है वो देखेंगे। देखो, फर्स्ट वन, द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड इन कांटेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड करो, समझो ये वाटर है, वाटर और ग्लास, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग ही रहेगा, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग ही रहेगा। ओके, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग ही रहेगा। और एक समझो इधर सॉलिड है, लीफ मतलब लीफ। ओके, लीफ मतलब झाड़ों का लीफ रहता है ना वो। ओके, लीफ है और उसके ऊपर वाटर, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग ही रहेगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये लिक्विड वाटर है और इधर लीफ है। ओके, और इधर सॉलिड क्या है, ग्लास है, इधर लिक्विड क्या है, वाटर है। सॉरी, सॉलिड क्या है, ग्लास है, ये ग्लास है और ये है वाटर। इन दोनों के बीच का एंगल जो बनता है, आप प्लीज रिमेंबर करो, अगर ग्लास के ऊपर वाटर स्प्रेड करते हो तो वाटर थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा, ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। ओके, वही वाटर लेके आप लीफ के ऊपर छोड़ते हो तो वाटर क्या करेगा, बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा। ओके, तो कितना ज्यादा स्प्रेड होता है उतना एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा। ओके, तो देखो इधर एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये ऐसा, अगर ज्यादा स्प्रेड हो गया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा। देखो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, अगर ये ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, इधर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो लिक्विड और सॉलिड कौन से है उसके ऊपर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो लिक्विड सॉलिड इंटरफेस कौन से है, ओके, तो उसके ऊपर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। सेकेंड वन, impurity, that is impurity is present in the liquid change the angle of contact। देखो impurity मतलब समझो एक प्योर वाटर ले लो, आप एक प्योर वाटर ले लो, प्योर वाटर ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्प्रेड करेगा वो प्योर वाटर। ओके, और एक इम्प्योर वाटर, साल्ट का वाटर ले लो, वरना डिटर्जेंट का वाटर ले लो, वो क्या करेगा, थोड़ा एंगल ऑफ कांटेक्ट उसका ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर इम्प्यूरिटी है, वो ज्यादा फैलेगा नहीं। ओके, तो अगर ज्यादा फैलता है तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वो कम फैलता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट उसका बढ़ेगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इम्प्यूरिटी ये डिपेंड करती है, इम्प्यूरिटी के ऊपर भी एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थर्ड वन इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। वाटर का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो, वाटर का टेम्परेचर इमेजिन करो, अगर वाटर का टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो वो क्या हो जाएगा, वाटर पतला होते जाएगा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होते जाएगा। तो आपको रिमेंबर करना है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होते जाएगा, वो फैलते जाएगा। दैट इज नथिंग बट एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा।
ओके, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो पर्टिकुलर लिक्विड को पर्टिकुलर टेम्परेचर में, समझो ये वाटर और ग्लास है और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इधर कितना टेम्परेचर रहता है ना, उधर ही समझो ये वाटर ही है और इधर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये ग्लास ही है। तो इन दोनों का ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी सेम है और सरफेसेस भी सेम है, वाटर और ग्लास, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम ही रहेगा। लेकिन टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हो तो डेफिनेटली उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कम होगा अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स थे, आपको रिमेंबर करना था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट करके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस ऑफ टेंशन। अब हम डिस्कस करेंगे, पहले हमने डिस्कस किया कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब थीटा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी। अगर आप वाटर के अंदर इंप्यूरिटी ऐड कर दिया, इंप्यूरिटी मतलब एक्सटर्नल एजेंट, समझो आपने ऑयल ऐड किया, वरना डिटर्जेंट ऐड किया, सोप ऐड किया, ओके, तो वो एक्सटर्नल एजेंट है। एक्सटर्नल एजेंट अगर आपने ऐड करते हो तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन मतलब तनाव खींचना, उस सरफेस के ऊपर खींचना रहता है। ओके, सभी समझो ये वाटर है, ये वाटर के जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं ये ऑलवेज तनाव में रहते हैं। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ओके, तो अगर आपने एक एक्सटर्नल एजेंट डाला तो ये सरफेस टेंशन क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज। फर्स्ट क्या देखेंगे, व्हेन सॉल्यूबल सब्सटेंस सच एज कॉमन साल्ट, ये सॉल्यूबल सब्सटेंस है। कॉमन साल्ट अगर आप मिक्स करते हो वाटर में तो वो दिखता नहीं है आपको, वो दिखता नहीं है, उसी को हम सॉल्यूबल सब्सटेंस बोलते हैं। ये अगर आप समझो ये वाटर है, इसके अंदर आपने साल्ट डाला तो ये साल्ट क्या करेगा, कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा, कंप्लीटली वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा। ओके, दैट इज सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस। इसका सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर आपने समझो वाटर है, उसके अंदर आपने क्या डाला, साल्ट डाला, प्योर साल्ट होना चाहिए, इंप्यूरिटी नहीं होनी चाहिए उसमें। ओके, तो तब क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, सरफेस टेंशन उसका इंक्रीज होता है। ये पॉइंट हो गया। सेकेंड वन, व्हेन ए स्पेरिंगली सॉल्यूबल सब्सटेंस, स्पेरिंगली मतलब इतना भी सॉल्यूबल नहीं होगा जितना साल्ट होता है। साल्ट एक कंप्लीटली सॉल्यूबल होता है, लेकिन थोड़ा सॉल्यूबल होने वाला सब्सटेंस अगर आप डालते हो, सिंपल एग्जांपल फिनॉल और डिटर्जेंट आप वाटर में डालते हो, समझो डिटर्जेंट आप डाल रहे हो वाटर में, डिटर्जेंट डाल रहे हो आप वाटर में, तो वाटर में सभी वो सॉल्यूबल नहीं होगा, इसका कलर भी चेंज होगा। इसका मीनिंग क्या है, इसके अंदर डिटर्जेंट दिखेगा आपको, लेकिन अगर आप साल्ट डालते हो तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, वाटर का कलर इतना चेंज नहीं होगा। ओके, आप कैसे दिखोगे, वाटर कैसा है वैसे ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि साल्ट कंप्लीटली डिजॉल्व होता है। ओके, इसके वजह से साल्ट का ये वाटर का कलर वगैरह चेंज नहीं होता, लेकिन आप डिटर्जेंट डालते हो उसका कलर वगैरह चेंज होता है। इसका मीनिंग क्या है, डिटर्जेंट कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होता, तो उसी को हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्यूबल सब्सटेंस सच एज फिनॉल, डिटर्जेंट इज मिक्स्ड विद वाटर, उससे सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये आपको रिमेंबर करना है, वाटर से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो इसके वजह से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप वाटर लेते हो, उसके अंदर डिटर्जेंट डालते हो, हम ये वॉश करते वक्त, हमारे कपड़े वॉश करते वक्त हम डिटर्जेंट डालते हैं, उसका मीनिंग है, उसका रीजन है क्यों हम डिटर्जेंट डालते हैं, क्योंकि ये वाटर जो रहता है उसका ये क्या होना चाहिए, सरफेस टेंशन डिक्रीज होना चाहिए। अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, ये माइंड में आपको रखना है, अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है तो फिर से वाटर क्या होता है, पतला होते जाता है। ओके, वाटर क्या होते जाता है, पतला होते जाता है। सो यही वाटर अगर आप
ये समझो आपका कपड़ा है, इसके अंदर होल्स रहेंगे, अगर ये डिटर्जेंट नहीं डालोगे तो ये सभी वाटर इसके होल्स के अंदर, मतलब उस कपड़े के अंदर नहीं जाएगा, कपड़े के अंदर सभी कपड़े के अंदर नहीं जाता है, ओके, वाटर, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन की वजह से। लेकिन अगर आप डिटर्जेंट डालोगे तो इसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा और वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और वो वाटर इसमें इजीली क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, वाटर से दैट कपड़े से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ओके। फ्लो होने से क्या होता है, फ्लो होने से क्या होता है, उसके अंदर जो मैला है वो मैला उस वाटर के साथ निकल के जाता है, ओके। इसके वजह से हम डिटर्जेंट डालते हैं। डिटर्जेंट क्यों डालते हैं, क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज करने के लिए हम डिटर्जेंट डालते हैं, ओके। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। सम टाइम आपको पूछेंगे डिटर्जेंट हम वाटर में क्यों डालते हैं वॉश करने के लिए, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, उसके वजह से जो वाटर इधर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है वो कपड़ों के अंदर जाके वो सभी मैला निकालता है, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। थर्ड पॉइंट देखो, व्हेन इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी इज एडेड इनटू वाटर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। वही बोला है, इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी मतलब सिंपल एग्जांपल, आप कौन सा भी एक वाटर ले लो और उसके ऊपर मिट्टी डालो, उसके अंदर मिट्टी डालो, उसके अंदर मिट्टी डालो, तो ये इट इज इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी, ये सॉल्युबल नहीं हो जाएगा, मतलब वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा। तो एट दैट कंडीशन में सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इधर भी सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, लेकिन इधर अगर सॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल है, एनी अदर, अगर एक सब्सटेंस आप कंप्लीटली सॉल्युबल वाटर में डाल रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, लेकिन इन दोनों कंडीशन में डिक्रीज होगा। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं, ओके। तो ये था इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। सो अभी हो गया कौन सा, इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी। इंप्यूरिटी ऐड करने के बाद एक वाटर में वरना किसी भी लिक्विड में अगर आप इंप्यूरिटी ऐड करते हो तो वो सॉल्युबल इंप्यूरिटी है कि इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सरफेस टेंशन डिपेंड करता है। वैसे ही सरफेस टेंशन और एक पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर के ऊपर, ओके। तो सरफेस टेंशन अगर वाटर वरना लिक्विड, अगर वाटर वरना लिक्विड का पतला होता है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, पतला वर्ड मैं यूज कर रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड हो सके। अगर वाटर वरना लिक्विड पतला होता है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ओके, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करके पढ़ना है आपको, ऐसे नहीं कि रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है आपको, ओके, अंडरस्टैंड करके पढ़ना है आपको, ओके। तो अगर समझो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में फर्स्ट देखो, इन मोस्ट लिक्विड्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। सॉरी मैंने इधर रॉन्ग बताया आपको। वाटर अगर क्या होता है, वाटर अगर पतला होता है, वाटर अगर पतला होता है उससे सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। अगर वाटर पतला होता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। अगर मैंने इधर कुछ तो बताया है तो वाटर अगर जो पतला होता है तब ये क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, ये माइंड में रखना है आपको, ओके। अगर वाटर घना होता है, घना मतलब सॉलिड होता है, ज्यादा सॉलिड होता है, तो तब सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। देखो, इन मोस्ट लिक्विड्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद वाटर का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो वो क्या होता है, पतला होते जाता है, ओके, लिक्विड पतला होते जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है, टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो, द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। एट क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब एट क्रिटिकल टेम्परेचर 273 डिग्री केल्विन वरना 273 माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड वरना 0 डिग्री केल्विन करके, 0 डिग्री केल्विन वरना माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। इस टेम्परेचर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, लिक्विड बिकम जीरो होता है।
लिक्विड बिकम्स जीरो होता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ये नहीं है, ये कुछ यूज नहीं है, लेकिन आपको ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम जीरो एट द क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड सरफेस टेंशन के बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड मतलब आपको मालूम है ये है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। समझो ये लिक्विड है, इसके ऊपर जो सरफेस रहता है, ये फर्स्ट लेयर जो रहता है, लेयर ऊपर का लेयर जो रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बोलते हैं। फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। तो उसके ऊपर कितना एक्सेस प्रेशर लगता है, कौन से एक्सेस प्रेशर लगते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड करके। तो इसको मैं इरेज करता हूं तो देखेंगे। तो इधर मैंने पॉइंट्स लिखा है, पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बताया हूं सभी पॉइंट्स। ओके, तो आपको फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर करना है, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए सरफेस टेंशन। आपको मालूम है समझो एक ये लिक्विड है, उसके ऊपर इस लेयर के ऊपर ऑलवेज सरफेस टेंशन एक्ट करता है। ओके, सरफेस टेंशन मतलब ये तनाव का फोर्स है, तनाव का फोर्स है। ओके, तनाव का फोर्स है। तो यही तनाव का फोर्स इधर लगता है, ये ऐसे इस साइड लगेगा और ये भी इस साइड लगेगा, दैट इज नथिंग बट एफटी करेगा। हम एफटी कंसीडर करेंगे। इधर देखो, इधर दिया है उन्होंने एफटी करके। ओके, तो एफटी इज नथिंग बट सरफेस टेंशन फोर्स है वो। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए टेंशन, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब इधर थोड़ा सरफेस टेंशन लग रहा है, इधर थोड़ा सरफेस टेंशन लग रहा है, इसके ऊपर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि समझो मेरे साइड एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस साइड 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मेरे ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज ओनली जीरो लग रहा है। ओके, रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स वो जीरो लग रहा है। ओके, तो वही बोला है उन्होंने, उसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ऑफ ए सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ दैट लिक्विड सरफेस, शेप ऑफ दैट लिक्विड सरफेस। ये अगर ये इसका रिजल्टेंट इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इस सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट इस मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड सरफेस का शेप कैसे है उसके ऊपर उसका रिजल्टेंट डिपेंड करता है। ये बाद में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, 2-3 डायग्राम्स है, वो डायग्राम आपको स्टडी करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन अभी आपको रिमेंबर करना है, इसका रिजल्टेंट जो रहता है, सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट जो रहता है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन के वजह से, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप ऑफ दैट लिक्विड सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये शेप प्लेन है तो प्लेन भी रहेगा, ये शेप ऐसे भी रहेगा, ये शेप ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो, द मॉलिक्यूल ए इज जस्ट अबव एंड द मॉलिक्यूल बी इज जस्ट बिलो इट इनसाइड द लिक्विड। मतलब ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है। सभी डायग्राम में मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी रहेगा। मॉलिक्यूल ए जस्ट अबव है और मॉलिक्यूल बी जस्ट बिलो द सरफेस है, जस्ट बिलो द सरफेस। लेकिन उन दोनों के बीच में लेवल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो आप कंसीडर करते हो। ओके, क्यों? क्योंकि ये लेयर बहुत स्मॉल रहता है, लेयर बहुत स्मॉल रहता है। ओके, तो ये लेयर के थोड़े ऊपर है और ये लेयर का थोड़ा नीचे, ये मॉलिक्यूल। ओके, तो तभी आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये अजम्पशंस है, ये सभी अजम्पशंस है, आपको रिमेंबर करना है। ओके, नेक्स्ट लेट Fa इज द दिस फोर्स। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, Fa फोर्स लगेगा। दैट इज नथिंग बट Fa फोर्स, दैट इज द एटमॉस्फेरिक फोर्स लगेगा। देखो ये मॉलिक्यूल ऐसे है, समझो ये लेयर है, ये लेयर है, इधर एक मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल है, ये वाटर के अंदर है, और इधर ए मॉलिक्यूल है, ये एयर के अंदर है। ओके, एयर के अंदर। तो एयर के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल लगेगा, फोर्स लगेगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक फोर्स लगेगा। ओके, वही बताया हमने। Fa बी द डाउनवर्ड फोर्स। वो एटमॉस्फेरिक फोर्स कैसे लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा, बिकॉज एटमॉस्फेरिक फोर्स कौन लगाता है, दैट इज द एयर लगाता है। एयर किधर लगाएगा, डाउनवर्ड लगाएगा, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से वो डाउनवर्ड लगाएगा। ओके, अब यही कॉन्सेप्ट लेके हम 3
फिगर्स अंडरस्टैंड करेंगे, 3 सरफेस टेंशन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हम अंडरस्टैंड करेंगे यही कॉन्सेप्ट लेके। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। देखो फर्स्ट कंडीशन रहेगा, फर्स्ट कंडीशन प्लेन लिक्विड सरफेस, प्लेन लिक्विड सरफेस। प्लेन लिक्विड सरफेस मतलब यही है, फर्स्ट फिगर यही है। ओके, प्लेन लिक्विड सरफेस मतलब ये ऐसे प्लेन है, ये प्लेन लिक्विड सरफेस। सरफेस कैसा है? प्लेन है, और इधर बी है, इधर ए मॉलिक्यूल है, और जो सरफेस टेंशन लग रहा है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, बी मॉलिक्यूल के ऊपर जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो एफ है, और वो एफ कितना है? 0 है। क्यों एफ 0 है? इस साइड भी जितना फोर्स लग रहा है, समझो इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस साइड भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर टेंशन कितना लगेगा? सरफेस टेंशन कितना लगेगा? 0 लगेगा। क्यों? क्योंकि इस साइड 10 न्यूटन फोर्स मेरे ऊपर, इस साइड 10 न्यूटन फोर्स मेरे ऊपर, तो मेरे ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? दैट इज 0 लगेगा। वही मैंने इधर बताया। ओके, तो प्लेन लिक्विड सरफेस के ऊपर, प्लेन लिक्विड सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगता है, ओनली फोर्स लगता है एटमॉस्फेरिक फोर्स। इस लिक्विड के ऊपर, इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओनली एटमॉस्फेरिक फोर्स, दैट इज एफए फोर्स लगता है। लेकिन सरफेस टेंशन रिजल्टेंट फोर्स, सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट फोर्स क्या लगता है? 0 लगता है। दैट इज बी के ऊपर 0 होता है। ये आपको रिमेंबर करना है। ये अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस करके। ये कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस क्या होता है? इधर हमने डिस्कस किया प्लेन लिक्विड सरफेस के बारे में डिस्कस किया। ओके, प्लेन लिक्विड सरफेस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस क्या होता है। समझो सिंपल एग्जांपल बलून है। ओके, बलून के लग के, जो बलून को लग के ये मॉलिक्यूल है और इधर एक मॉलिक्यूल है। ओके, बलून को कॉन्सेप्ट में क्यों ले रहा हूं? ये बलून एक्चुअली हम बलून का कॉन्सेप्ट स्टडी नहीं कर रहे। ये एक वाटर है, समझो इधर वाटर है और बलून के शेप में, बलून के शेप में। ओके, समझो वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है। लिक्विड ड्रॉप कैसे रहता है? इसके अंदर वाटर भी रहता है और ये लिक्विड ड्रॉप कैसे रहता है? एक स्पेरिकल फॉर्म में रहता है। ओके, तो इसके ऊपर जो सरफेस टेंशन लगता है कैसे लगेगा? ये ऐसे लगेगा और ये ऐसे लगेगा। ओके, सरफेस टेंशन ऑलवेज बॉडी को क्या करता है? उसका एरिया कम करवाता है, कम करवाने के लिए हेल्प करता है। ओके, कम करवाता है मतलब समझो ये बॉडी है ऐसे, तो सरफेस टेंशन कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। सरफेस टेंशन कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। ओके, तो इधर सरफेस टेंशन लग रहा है, समझो इधर एंगल कितना है? ये थीटा एंगल बना रहा है, इधर भी एंगल बना रहा है थीटा एंगल, सेम, दोनों एंगल सेम बना रहे हैं, थीटा थीटा। ओके, मैं इसको इरेज करता हूं, वंस अगेन ड्रॉ करता हूं, देखो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इधर ही ड्रॉ करेंगे, समझो। चलो, ये एफ है, ये एफ फोर्स है, दैट इज द सरफेस टेंशन, और इधर भी सरफेस टेंशन है, एफ फोर्स है। ओके, एफ फोर्स है। ये एफ फोर्स किधर लग रहा है? ये बलून है, सॉरी बलून नहीं है, ड्रॉप है, समझो वाटर ड्रॉप है। इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर वाटर है, और ऊपर क्या है? एयर है। इसके अंदर ऊपर क्या है? एयर है, वाटर ड्रॉप। ओके, वाटर ड्रॉप। तो ये एफ फोर्स लग रहा है, दैट इज सरफेस टेंशन, और इधर एक एंगल बना रहा है थीटा, और इधर एक एंगल बना रहा है थीटा करके। अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये थोड़ा क्रॉस में आपको लग रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो इस साइड एफ क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन इस साइड कौन सा हो जाएगा? एफ साइन थीटा हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, एफ साइन थीटा होगा। और ये एफ का इस साइड क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये एफ वेक्टर रिजल्टेंट इधर इस साइड क्यों आ रहा है, ये अब मैंने एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो ये एफ कॉस थीटा होगा, और इस साइड कौन सा होगा? फिर से ये एफ को आपने रिजॉल्व कियो, ऐसे हॉरिजॉन्टल एफ कॉस थीटा होगा, और वर्टिकल कौन सा होगा? एफ साइन थीटा होगा, एफ साइन थीटा होगा। तो ये एफ कॉस थीटा और ये एफ कॉस थीटा कैंसल हो जाएगा, ओनली इस एफ का कंपोनेंट लगेगा नीचे नीचे। ओके, वही कंपोनेंट इधर एफ वेक्टर हमने दिखा रहा है। तो ये आपके पास अगर कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस है, कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस है, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो अंदर रहता है, अंदर मॉलिक्यूल से रहता है, उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा? नीचे लगेगा। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, नीचे लगेगा। दैट इज एफ रिजल्टेंट किधर लगेगा? नीचे लगेगा। और एफ फोर्स ऑलवेज नीचे लगता है, ये एयर का फोर्स है, एयर का फोर्स भी नीचे लगेगा। आपको पूछेंगे इन कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस, इन कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस द रिजल्टेंट ऑफ एफ फोर्स का रिजल्टेंट किधर लगेगा? नीचे लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एफ साइन थीटा वो दोनों क्या करेंगे? ऐड हो जाएंगे, तो एफ साइन थीटा नीचे लगेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग।
ओके और FA तो नीचे ही लग रहा है। ये है कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस के बारे में कॉन्सेप्ट। सिंपल एग्जांपल वाटर ड्रॉप। ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा कॉनकेव लिक्विड सरफेस करके, कॉनकेव लिक्विड सरफेस। अब हम डिस्कस करेंगे, समझो ऐसा सरफेस है, ऐसे सरफेस है, उसके ऊपर इस मॉलिक्यूल के ऊपर सरफेस टेंशन कैसे लगेगा, सरफेस टेंशन ऊपर लगेगा। ये क्यों लगेगा देखो, अगर ये सरफेस टेंशन है FT करके, ये FT करके और इधर भी सरफेस टेंशन है FT करके, ओके तो इधर एक एंगल बनाएगा, वो एंगल बनेगा थीटा करके, ओके ये एंगल बनाएगा थीटा, ओके तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा FT cos थीटा हो जाएगा और इधर ऊपर क्या हो जाएगा FT sin थीटा हो जाएगा, FT sin थीटा। वैसे ही इधर क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा FT cos थीटा हो जाएगा और इधर ऊपर हो जाएगा FT sin थीटा। ऊपर क्यों लग रहा है ये कॉन्सेप्ट में बताने के लिए ये सभी बता रहा हूं मैं आपको, ओके ये कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम होने चाहिए क्यों ऊपर लगता है, ओके क्यों ऊपर लगता है, कॉनकेव लिक्विड सरफेस के ऊपर क्यों फोर्स लगता है ये मालूम होना चाहिए। ओके तो इधर देखो ये FT cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, दोनों अपोजिट लग रहे हैं, दोनों फोर्स अपोजिट लग रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर उतना ही लगेंगे, ये FT sin थीटा और FT sin थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सेस प्रेशर किधर लग रहा है, एक्सेस फोर्स किधर लग रहा है, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेस प्रेशर के बारे में। ओके अगर फोर्स किधर लगता है उधर ही प्रेशर भी लगेगा। ओके तो इस सरफेस के ऊपर फोर्स लगेगा ऐसे, रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लगेगा और FA किधर लगेगा, नीचे लगेगा, वो तो नीचे ही लगने वाला है FA, लेकिन FT सरफेस टेंशन फोर्स फ्री सरफेस के ऊपर ही है ये मॉलिक्यूल, उसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा। ओके तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने, ये पॉइंट्स आपको यूज होंगे किधर, कैपिलरी एक्शन स्टडी करते वक्त आपको ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ओके कैपिलरी एक्शन स्टडी करते वक्त। I hope you understood the concept. Okay, so thank you very much for watching my video. Thank you. तो remaining concept हम next part में discuss करेंगे. Okay, तो thank you.